मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने निशस्त्रीकरण के बारे में कुछ चर्चा की थी और इसी संदर्भ में हमने यह भी देखा था कि निशस्त्रीकरण के अभी तक कितने मुख्य रूप से प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों के अंतर्गत दो विशेष चीजों पर मैं आज पुनः आपसे चर्चा करूंगा, जिसमें पहला है 1968 का अणु अप्रसार संधि। पिछले व्याख्यान में थोड़ी सी आगे पीछे गफलत हो गई थी, इसको मैं यहां पर सुधार रहा हूं। 1968 में अणु अप्रसार संधि का मसविदा संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा की राजनीतिक समिति ने पारित किया और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था, ध्यान देकर सुनिएगा। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है, मतलब अणु बम बनाने की शक्ति है, वे परमाणु बम बनाने की तकनीक दूसरे राष्ट्रों को नहीं देंगे। नंबर 2, जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति नहीं है, वे परमाणु बम बनाने की तकनीक का आविष्कार नहीं करेंगे। ये इससे बढ़कर और भेदभावपूर्ण कोई बात हो सकती है? मतलब जिन 5 राष्ट्रों के पास परमाणु बम बनाने की शक्ति है, जिन 5 महाशक्तियों के पास परमाणु बम हैं, वे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इससे बढ़कर भेदभाव की बात और नहीं हो सकती, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सिद्धांत समानता है। सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और इस कारण से भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। मतलब हम परमाणु शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और उसके माध्यम से हम उस शक्ति का प्रयोग विकास के कार्यों में करना चाहते हैं, लेकिन ये 5 जो महाशक्तियां हैं, ये जो 5 बिग 5 हैं, ये ऐसा करने देना नहीं चाहते। इन राष्ट्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। मतलब स्पष्ट था कि इन 5 के क्लबों में 6वें की एंट्री नहीं होनी चाहिए। और यही कारण है कि जब 1998 में भारत ने दूसरी बार परमाणु विस्फोट किया था, तब दुनिया के कई राष्ट्रों ने भारत पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। ये 1968 की संधि है और इस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया और आज तक नहीं किया और भविष्य में इसके करने की भी संभावना नहीं है। दूसरा देखें, CTBT, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1995-96 की बात है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने पारित कर दिया। 154 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया। भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया और उत्तर कोरिया है। इसके अंतर्गत व्यापक रूप से परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। भारत का यह कहना था कि यह यूनाइटेड नेशंस के निशस्त्रीकरण संबंधी नीतियों के विरुद्ध है। यदि आपको निशस्त्रीकरण करना है तो परमाणविक निशस्त्रीकरण पहले करिए। जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है, वे अपने इस परमाणु बमों को नष्ट करें, उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में करें। और इससे बढ़कर विडंबना क्या होगी कि जब दुनिया के 154 देशों ने इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए, तो अमेरिका आदि इन बड़े राष्ट्रों ने भारत पर दबाव डालना शुरू किया कि भारत भी इस पर हस्ताक्षर करे, तब जाकर के हम आपको कोई सहायता देंगे, कोई सहायता अनेक प्रकार से सहायता करेंगे, नहीं तो आप पर बैन लगाएंगे। देखिए कितनी मजे की बात है।
इन 154 देशों में से 45 देशों ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और बड़े राष्ट्रों में से केवल ब्रिटेन और फ्रांस की संसद ने इसको स्वीकृति दी है। यहां तक कि अमेरिका की सीनेट ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। अब इन 154 देशों में कौन कौन से देश हैं? इनमें जो छोटे छोटे देश हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, क्या ये राष्ट्र कभी भी परमाणु शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं? तो ऐसे राष्ट्रों की संख्या अधिक है और इसका विरोध करने वाले राष्ट्रों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए विरोध किया जा रहा है कि यह शक्ति संपन्न, जो शक्ति संपन्न है, परमाणु शक्ति से संपन्न है, इनके वर्चस्व को स्थापित करने का एक कुटिल प्रयास है। भारत की नीयत पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। 1973 में जब भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट किया था, केवल यह शक्ति अर्जित करने का एक कार्य था और उसके बाद से भारत ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो है, लेकिन वह परमाणु बम नहीं बनाएगा। और 1998 तक भारत ने कोई परमाणु बम नहीं बनाया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, तब भारत को भी बनाना आवश्यक हो गया और तब जाकर के भारत ने परमाणु बम बनाया। और इस बीच कई बार पाकिस्तान के शासकों ने भारत को स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दे दी है कि जब जरूरत पड़ेगी हम इसका उपयोग करने से नहीं हिचकेंगे। यहां तक मुशर्रफ ने कह दिया था कि हमने परमाणु बम सब्बे बारात के लिए नहीं बनाया है। तो ये पक्षपातपूर्ण है। यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के वर्चस्व को स्थापित करने की ओर ले जाने वाला कार्य है और इसलिए भारत इसका अभी तक विरोध करता रहा है। इस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किया है। यह है CTBT। अब देखें आगे निरस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं या कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। दुनिया में अभी तक सैकड़ों बार निरस्त्रीकरण सम्मेलन हो चुके हैं। कई बार सफल भी हुए हैं, कई बार असफल भी हुए हैं, लेकिन असफलता का प्रतिशत अधिक है। यदि सफलता का प्रतिशत अधिक होता तो आज विश्व में अस्त्र शस्त्रों की होड़ नहीं होती। देखिए कौन कौन सी बाधाएं हैं। पहला है प्राथमिकता। राष्ट्रों के लिए प्राथमिकता किस चीज की है? विवाद के समाधान की या निरस्त्रीकरण की? यदि विवादों का समाधान हो जाएगा तो निरस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि निरस्त्रीकरण हो जाएगा तो विवादों का समाधान के लिए अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कोई राष्ट्र कर नहीं पाएगा। तो विवादों का समाधान को प्राथमिकता दी जाए या निरस्त्रीकरण को प्राथमिकता दी जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दुनिया के सब राष्ट्र जानते हैं कि राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों का समाधान अधिकतम युद्ध के द्वारा किए जाते हैं, वो वार्ता उतनी सफल नहीं होती। तो विवादों का समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है, निरस्त्रीकरण अपने आप हो जाएगा। दूसरा है अनुपात। किस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को अनुपातिक ढंग से कम किया जाए। हर राष्ट्र के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। हर राष्ट्र दूसरे देशों से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को मंगाता है। इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि जो राष्ट्र अनेक प्रकार के घातक हथियारों का निर्माण करते हैं उनके उत्पादन को कम किया जाए, उनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों को बेचे जाने को प्रतिबंधित किया जाए। इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पर होती है कि जो आपके पास है उसको कम करिए। और प्रत्येक राष्ट्र यह सोचता है कि मेरे पास जो हथियार हैं वे सुरक्षात्मक हैं, लेकिन मेरे दुश्मनों के पास जो हथियार है वे मारक हथियार हैं।
इसलिए मारक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सुरक्षात्मक हथियारों पर नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हथियार तो हथियार है, कौन सा मारक है और कौन सा सुरक्षात्मक है? इसको अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जब पाकिस्तान ने F-16 मंगाया तो भारत और पाकिस्तान इस उपमहाद्वीप में बैलेंस बिगड़ा, शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया, क्योंकि भारत के पास F-16 विमानों का काट नहीं था। और इस बीच मार्गरेट थैचर, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, वो भारत की यात्रा पर आई। देखिए भारत के विरुद्ध किस प्रकार से षड्यंत्र होता था उस जमाने में। तो मार्गरेट थैचर से भारत में पत्रकारों ने पूछा कि पाकिस्तान ने F-16 विमान मंगा लिया है, भारत की उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन गड़बड़ा गया है। तो थैचर का जवाब था, हर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये मतलब पाकिस्तान यदि कुछ कर रहा है तो वो सही है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी गुट का सदस्य है। और भारत यदि वही काम करता है तो भारत गलत कर रहा है। और इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान ने केवल F-16 मंगाया, भारत ने जगुआर भी मंगा लिया, मिराज भी मंगा लिया। अब लड़ो। तीसरा है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित के बारे में जितनी भी बातें कही जाए कम है। हर राष्ट्र अपना हित चाहता है, अपने हित को पहले देखता है, दुनिया बाद में, पहले अपने राष्ट्र का हित। और इसीलिए सभी प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। और राष्ट्रहित का मुख्य तत्व है संप्रभुता। जब तक राष्ट्र संप्रभुता से युक्त हैं, हर राष्ट्र अपनी मर्जी करता है, वह केवल अपने दोस्तों को देखता है, दुनिया को नहीं देखता। दुश्मन उसका लक्ष्य होता है और उसकी सहायता वह अपनी सहायता के लिए अपने मित्रों की ओर ताकता है। क्योंकि पाकिस्तान जो भी गड़बड़ी करता है सब अपने आकाओं की सहायता के आश्वासन पर करता है। तो राष्ट्रहित सर्वाधिक प्रमुख है और राष्ट्रहित ही निशस्त्रीकरण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि राष्ट्र थोड़ा सा भी सहन कर ले, थोड़ा सा भी सहिष्णुता की नीति अपनाए, तो निशस्त्रीकरण अपने आप सफल हो जाएगा। लेकिन राष्ट्र माने तब ना। हर राष्ट्र का हित एक दूसरे से टकराता है, हर पड़ोसी आपस में टकराते रहते हैं। तो राष्ट्रहित बहुत बड़ी बाधा है। चौथा है निरीक्षण। जिनके पास परमाणु शक्ति है वे राष्ट्र चाहते हैं कि जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है और वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये बिग फाइव चाहते हैं कि जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत यदि परमाणु कार्यक्रम अपना रहा है तो भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने का अधिकार अंतरराष्ट्रीय आयोग को होना चाहिए। कोई भी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे निरीक्षक मीन मेख निकालेंगे, तिल का ताड़ बनाएंगे, दुनिया में इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा, देश की बदनामी होगी। तो कौन राष्ट्र चाहेगा कि अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण उसके कारखानों का किया जाए? ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ये बिग फाइव जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं और उनके परमाणु क्लब में छठवां सदस्य की एंट्री करने नहीं देना चाहते हैं। फिर आर्थिक। पूंजीवादी राष्ट्र वे राष्ट्र जो अस्त्र शस्त्रों का उत्पादन करते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों को सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। इन राष्ट्रों का रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा आय अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन और उसको बेचने में होता है। मतलब कि आप ये मानकर चलिए कि जैसे हमने स्वीडन से बोफोर्स तोप मंगवाया, आरोप लगा सरकार पर कि सरकार ने दलाली दी,
दलालों की खोज हुई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि दलाली किसने खाई और दलाली कितना दिया गया। मतलब बोफोर्स तो ठीक है, अच्छा है, 35-40 किलोमीटर दूर तक उसके मारक क्षमता है, लेकिन इस बोफोर्स तोप की वास्तविक कीमत भारत को पता नहीं है। उस पर लगने वाला जो गोला है, उस गोले की वास्तविक कीमत भारत को पता नहीं है, क्योंकि 3, 4, 5, 6 चैनल से होने के बाद वह गोला भारत को मिलता है। अभी लेंसकार्ट का एक जो चश्मा बनाता है, लेंसकार्ट का एक बढ़िया विज्ञापन आ रहा है। उसमें चश्मे की वास्तविक कीमत 1000, जिसके पास बेचने की पूरी शक्ति अथॉरिटी है, उसके पास आया तो 2000, फिर व्यापारी के पास आया 3000, कस्टमर के पास पहुंचा 5000। मतलब 1000 की चीज 5000 में ग्राहक तक पहुंचती है। वही चीज अस्त्र शस्त्रों की कीमत को लेकर भी होता है, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र निर्माता अपना एजेंट बनाते हैं। ये एजेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहिए कि मूल कीमत से कम 3 गुना 4 गुना अधिक राशि लेकर के वे राष्ट्रों को बेचते हैं। और दूसरी चीज, पिछले व्याख्यान में इसकी चर्चा हो चुकी है। 1933 में जो जेनेवा का निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, उसमें अमेरिका के पूंजीपतियों ने क्या किया था। फिर है आणविक राष्ट्रों का रवैया। सबसे ज्यादा बदमाशी करते हैं आणविक शक्ति संपन्न बिग 5। ये जो 5 महाशक्तियां हैं, इन 5 महाशक्तियों के में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अस्त्र शस्त्र किसी का भला नहीं करते हैं, लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है, उनको सामान बेचना है। अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करना है, बेचना है। और जब बेचने वाला एक व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है, चाहे कुछ भी हो, तो निशस्त्रीकरण का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता। बेचने वाला केवल अपने व्यापार को देखता है, जन कल्याण को नहीं देखता। यदि जन कल्याण को देखा जाता तो आज दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी होती। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। आज के जमाने में जब विभिन्न राष्ट्रों में आतंकवादी खुले आम घूम रहे हैं, आतंकवादियों को सरकार की ओर से पोसा जाता है, उसका पालन किया जाता है, तो आज निशस्त्रीकरण कहां तक सफल हो सकता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, पाकिस्तान बहुत खतरनाक राष्ट्र है। क्यों? पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल हमेशा चलते रहता है। वहां पर आज तक कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार, चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाई है। और यदि इसी प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, तो पाकिस्तान में जो कि आतंकवादियों का गढ़ है, दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान में जहां निवास करते हैं, इन आतंकवादियों के हाथ में यदि कोई भी परमाणु बम लग गया, फिर सोच लीजिए दुनिया का क्या होगा, या सबसे पहले भारत का क्या होगा। तो आतंकवाद भी आज के जमाने में निशस्त्रीकरण के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। यह है निशस्त्रीकरण के मार्ग में कुछ आने वाली बाधाएं। इनका निराकरण कैसे हो सकता है? यदि इन सबको हल कर दिया जाए तो बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन इनको हल कौन करेगा? तो सबसे पहला है 5 बिग 5 जो है, इनकी भूमिका। ये 5 चाहें तो पूरी दुनिया में निशस्त्रीकरण की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन 5 राष्ट्र चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे।
ये पांचों राष्ट्र हथियारों के सबसे बड़े निर्माता और विक्रेता हैं। उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था का आधा से ज्यादा अस्त्र शस्त्रों के विक्रय पर निर्भर कर रहा है। अमेरिका में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि आए दिन अमेरिका में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं। 10, 12, 15 साल के बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बंदूक लेकर के स्कूल में पहुंच जाते हैं, धनाधन फायरिंग करते हैं, लोग मारे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका का संविधान आत्मरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की अनुमति देता है। तो वहां पर कोई भी व्यक्ति शस्त्र धारण कर सकता है, कोई भी नागरिक शस्त्र धारण कर सकता है, और इसलिए वहां पर शस्त्रास्त्र सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, बिकते हैं। और इतनी हर साल 2, 4, 5 घटनाएं घटती हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों की हत्या होती है, लेकिन कभी भी वहां के शस्त्र निर्माता या वहां का शासक वर्ग कभी भी इस बारे में विचार नहीं करता कि शस्त्रों के धारण करने पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए। नहीं, उनकी तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी यदि निशस्त्रीकरण कर दिया जाए तो इसमें सबसे पहले है महाशक्तियों की भूमिका। महाशक्तियों की भूमिका यदि महत्वपूर्ण करनी है तो निशस्त्रीकरण लाना पड़ेगा। ये तो 3 तो हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। इसके अलावा रूस भी दुनिया के सब देशों को, कई देशों को, सैकड़ों देशों को हथियारों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति करता है। क्या चीन नहीं करता? चीन भी करता है। बाकी जितने जो छोटे छोटे देश हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसे छोटे छोटे देश अस्त्र शस्त्र का उत्पादन करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। दूसरा है मानववाद और पर्यावरणवाद। राष्ट्रों को, दुनिया के सब राष्ट्रों को मिलकर के मानववाद और पर्यावरण पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। आज मानववाद, मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास उठ गया है। जब आप दुनिया में बिग महाशक्ति कहलाते हैं तो आपकी भूमिका यह होती है कि राष्ट्रों के बीच एक समन्वय की स्थापना करना, विवादों का समाधान करने में अपनी भूमिका को दिखाना, अपनी भूमिका को स्पष्ट करना। सोचिए, जब अरब इजराइल के बीच बहुत ज्यादा तनातनी हो गई और इजराइल ने अरब राष्ट्रों पर भयंकर बमबारी करके उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियों को नष्ट करना शुरू किया, तब 1973 के युद्ध में अरब देशों ने तेल को हथियार के रूप में प्रयुक्त करना शुरू किया। उन्होंने एक पक्षी घोषणा की कि आज से पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई बंद। परिणाम क्या हुआ? हेनरी किसिंगर ने सटल डिप्लोमेसी अपनाई। सटल डिप्लोमेसी, इसको हिंदी में कहा गया ढरकी कूटनीति। ढरकी आप जानते हैं, जुलाहा जब कपड़ा बुनता है तो इस प्रकार से रस्सी पकड़कर ऐसा सा ऊपर नीचे करता है, उसको ढरकी बोलते हैं। तो हेनरी किसिंगर जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने सैकड़ों बार मिस्र और इजराइल का दौरा किया था। सैकड़ों बार, 1, 2, 4 बार नहीं। और कई वर्षों के प्रयास के बाद मिस्र और इजराइल में समझौता कराने में उनको सफलता मिली थी। इसको शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। इजराइल से बात करते थे, फिर जाते थे मिस्र के पास, मिस्र से बात करते थे, फिर उसके आदेशों को फिर इजराइल के सामने रखते थे, इजराइल से बात करके फिर जाते थे मिस्र के पास। 50 सैकड़ों बार गिर गए थे। आखिरकार पहली बार अरब देशों में से एक राष्ट्र का समझौता इजराइल से हुआ।
तो ये राष्ट्र ऐसा क्यों नहीं करते? जब राष्ट्रों के बीच विवाद है तो समाधान भी होगा। तो मानववाद, पर्यावरणवाद, पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचता है युद्धक उपकरणों से, उतना अन्य किसी चीज से नहीं पहुंचता, क्योंकि जो भी गोला बारूद होता है पूरा रसायन तो है, केमिकल्स तो है। तीसरी चीज, जन कल्याण आवश्यक है। जन कल्याण की भावना राष्ट्रों के बीच यदि स्थापित हो जाए, आ जाए, तो दुनिया में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी। सब राष्ट्र अपने आप अपनी शक्तियों को कम कर देंगे, अपने अस्त्र शस्त्रों के भंडार को कम कर देंगे। प्रश्न तो यह भी है ना कि यदि इतना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, इतना ज्यादा हथियार मंगा रहे हैं दूसरे देशों से, यदि उसका उपयोग नहीं हुआ, बेकार हो जाएगा। तो कई राष्ट्र अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करने के बहाने युद्ध शुरू करते हैं। तो बाधाओं का निराकरण होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण सभी राष्ट्रों के सहयोग पर निर्भर करता है, लेकिन अभी तक कई मायनों में यह देखा गया है कि दुनिया की महाशक्तियां केवल दुनिया को दिखाने के लिए संधि का प्रस्ताव लाती हैं। उनकी वास्तविक मंशा निशस्त्रीकरण की नहीं रही है। इससे दुनिया का भला नहीं हो सकता। दुनिया का भला तब होगा जब दुनिया के सब राष्ट्र एक मत से इस चीज को स्वीकार करें कि जन कल्याण की भावना को हम प्राथमिकता देंगे, तो अपने आप निशस्त्रीकरण की बात हो जाएगी। आपको धन्यवाद।